हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यहाँ पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हम सफर जगजोत सर आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूं यहाँ पे लेके लेक्चर नंबर 7 यकीन 5.0 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट, हमने अभी तक सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। आज का जो सेशन है ये स्पेशल सेशन है, इसको हम समरी सेशन कह सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या हमने शुरू से पढ़ा है। देखो, थोड़ा सा लंबा ये लेक्चर बन जाता है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर बन जाता है, काफी टॉपिक्स हैं इसमें, काफी फॉर्मूलाज हैं। सो मुझे पता है शुरू से लेके अब तक आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सर्किट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। देखो, अब जितने वैरायटीज के हमने क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज करने का तरीका यही है, आप दोबारा से उन फाइल्स को खोल के क्वेश्चंस दोबारा से एक बार अटेम्प्ट करें। बट जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितने भी मेथड्स हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ समरी सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने सारे जितने के 6 इससे पहले 6 लेक्चर्स जो हमने लिए हैं, सभी लेक्चर्स के जो इंपॉर्टेंट आउटपुट्स हैं, यानी कि जो भी हम लोगों को लगता है थ्योरेटिकल वर्जन है जो हमें आना चाहिए, वो मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया है। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को मिलेगा प्रीवियस लेक्चर जो हमने 6 लिया है उनका पूरा का पूरा एक जूस निकाल के मैंने यहाँ रख दिया है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये याद करने में, समझने में, क्योंकि ये वही है जो मैंने क्लासरूम्स में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी जो आप लोगों के लिए फॉर्मूला स्लाइड्स भी बन सकती हैं, आपके लिए क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप भी बन सकता है। सो उम्मीद करता हूँ सब इस सेशन का बहुत वेट कर रहे होंगे कि समरी सेशन आए, ताकि हमें पता चले ओवरऑल इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे आज का समरी सेशन। सबसे पहले यहां मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताया था अबाउट द करंट। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी सर्किट हो इस तरीके से, जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो हमारा जो करंट है वो जाता है हाई पोटेंशियल से कहां जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ऐसे में अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक करंट पूछे तो वो लो पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी से हाई पोटेंशियल की तरफ है, और अगर करंट की बात करें या कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होता है। ये करंट की डायरेक्शन है, या फिर इसी को आप कन्वेंशनल करंट भी कहा करते हैं। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे मैंने सारी चीजें मेंशन की थी। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसे होता है कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स कैसे कंडक्ट करता है, कंडक्टर कैसे कंडक्ट कर पाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम लो टर्मिनल टू हाई, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में डिस्कस किया था। इफ यू रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो डी क्यू बाई डी टी, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दिया जाएगा, ऐसे हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा, डी क्यू बाई डी टी करके टाइम डाल दोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। एवरेज करंट की बात करें तो टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, जो हमारा टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल अगर आप कर देंगे तो हमें एवरेज करंट यहां से मिल जाएगा। यहां डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड नहीं है एवरेज करंट में, इंस्टेंटेनियस करंट में डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड होता है, ये हमने डिस्कस किया था। और यहां पे अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो हम इसको एम्पियर कह सकते हैं, जो कूलम पर यूनिट टाइम है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें कूलम पर सेकंड है, देखा जाए कूलम पर सेकंड है ना, इसको आप कूलम पर सेकंड बोल सकते हो। दिस इज कूलम पर सेकंड विच इज नथिंग बट एम्पियर। यहां से अगर हम ध्यान से देखें, इसके बाद करंट की अगर बात कर रहे हैं तो हम इसको डिफरेंट जगह पे इसको टेंसर क्वांटिटी कहा गया, बट आप लोग याद रखना आप इसको स्केलर भी बोल सकते हो। वैसे कई जगह पे इसको टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, बट ये ट्राइंगल लॉ फैक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। स्लोप की अगर हम बात करें, अगर हमें चार्ज वर्सेस टाइम, यानी कि वाई एक्सिस पे अगर आपको कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन आए तो आप पहले एक्सिस जरूर पढ़े। जैसे कि यहां पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है चार्ज वर्सेस टाइम, तो जैसे ग्राफ चार्ज वर्सेस टाइम मिले हम इसका स्लोप निकालने के लिए तैयार रहे, क्योंकि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोगों को क्या दे सकता है, यहाँ पे इसका स्लोप हम लोगों को इंस्टेंटेनियस करंट दे सकता है। अगर आपको एवरेज करंट निकालना है तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 6 सेकंड में अगर आपसे बोले एवरेज करंट क्या होगा,
तो आप फाइनल चार्ज देख सकते हो 6 कूलम, इनिशियल चार्ज देख सकते हो 0, तो 6/6 करके देख सकते हो 1 एम्पियर एवरेज करंट आ जाएगा। पर इंस्टेंटेनियस अगर आपको यहां निकालना है, यहां निकालना है, ये यहां जहां पे आपका स्लोप कांस्टेंट है, इस पूरे रीजन में एवरेज करंट ही इंस्टेंटेनियस होगा। तो 0 से 2 सेकंड, शुरू के 2 सेकंड में जो एवरेज करंट है वही इंस्टेंटेनियस करंट होगा। तो 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 1 सेकंड, 1.2, 1.3, 1.4, इन किसी भी इंटरवल में किसी भी टाइम पे आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा तो वो एवरेज के बराबर होगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा करंट यहां पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पे स्लोप कैसा है मेरा 0। स्लोप 0 कैसे होता है अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री बना रहा है, यानी कि आप थीटा को 0 डिग्री देख सकते हो, आप tan थीटा को इसका स्लोप कह सकते हो। और आप जानते हो अगर एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, 0 से 90 डिग्री में आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे tan थीटा बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा। इसका स्लोप 0 है, यानी कि यहां पे आप लोगों को करंट 0 मिलेगा इंस्टेंटेनियस। हाँ, 0 से 6 सेकंड में अगर आप करंट निकाल रहे हो एवरेज करंट, तो बस आपको फाइनल चार्ज चाहिए और इनिशियल चार्ज चाहिए डिवाइडेड बाय टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाए, स्लोप इंपॉर्टेंट होता है। स्लोप से हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। स्लोप हमें डिफरेंशिएशन देगा और डिफरेंशिएशन ही इंस्टेंटेनियस करंट होता है। राइट, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ करंट टाइम कर्व, यानी कि यहां से हम सीखते हैं, अगर हमें ग्राफ दिया जाए, हम केयरफुली देखें, वाई एक्सिस पे करंट है और मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो इसका जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ग्राफ का जो हमारा एरिया है, एरिया अंडर कर्व की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो कर्व है इसके अंडर जो एरिया है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? टोटल चार्ज फ्लो। कितना चार्ज फ्लो करेगा उतने टाइम तक का एरिया निकाल लो। अगर आप 0 से 2 सेकंड का एरिया निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे यहां से लेके यहां तक का, अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे तो शुरू के 2 सेकंड का आपको चार्ज मिल जाएगा। अगर 4 सेकंड तक के टाइम का एरिया निकाल लोगे तो 4 सेकंड का। अगर टोटल एरिया निकाल लोगे तो टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपको टोटल चार्ज निकालना आ जाएगा। और अगर एवरेज करंट पूछ रहा है तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। इस तरीके के मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, तो आप देख सकते हो करंट टाइम ग्राफ दिया जाए, इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। चार्ज रिवॉल्विंग इन सर्कल, इसके बारे में मैंने बताया था। अगर कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में और आपको एंगुलर वेलोसिटी दी जा रही है, एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो शब्द होता है वो ऑसिलेशंस के लिए होता है। यहां पे चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है, यहां पे ये सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेशन नहीं है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी वर्ड ज्यादातर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्रीक्वेंसी जो शब्द है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए? वो ऑसिलेशंस के लिए किया जाता है। यहां पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आप इसको एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, जो रेवोल्यूशन पर सेकंड में हमें लेनी है। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशन पर सेकंड, या फिर आप सिंपली इसको फ्रीक्वेंसी कह दो। ठीक है ना, यहां पे फ्रीक्वेंसी में वर्ड ज्यादातर यूज इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट कई बार सवालों में फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल कर लेता है। तो आप याद रखिए, या तो आप इसको फ्रीक्वेंसी कह दें और होना रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही चाहिए, या तो आप इसको फ्रीक्वेंसी कह दे या फिर एंगुलर वेलोसिटी कह दे, बट इन द यूनिट ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में भी एक्सप्रेस करी जा सकती है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी करी जा सकती है, दोनों यूनिट्स हैं ओमेगा की। बट आप याद रखना, यहां पे ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना कहें इसको, एंगुलर वेलोसिटी कहें ज्यादा बेटर रहेगा। और खाली फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, यानी कि आप करंट का एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, वो है चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी बोल दो या फिर चार्ज इंटू एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है। यानी कि आपको बस इतना याद रखना है, आप चाहे इसको फ्रीक्वेंसी का हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो, चलो छोड़ो, आप बस इतना याद रखो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में होगी। अब चाहे इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, चाहे इसको फ्रीक्वेंसी बोल दो, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वैसे भी फ्रीक्वेंसी जो एक टर्म है वो ज्यादातर कहां इस्तेमाल की जाती है? वो सर्कुलर मोशन में नहीं, वो कहां इस्तेमाल की जाती है? वो ऑसिलेशंस में की जाती है। इट्स नॉट ऑसिलेशन, यहां पे हमारा सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना, यहां पे बेसिकली यहां सर्कुलर मोशन हो रहा है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी आप याद रखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए भी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो इसकी डायरेक्शन ली जाती है। और एरिया लिया जाता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एरिया वो लिया जाएगा जो इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। एरिया का हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा करंट के परपेंडिकुलर इस बार।
हमें करंट के कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती, हमें यहाँ पे करंट तो जो टोटल जा रहा है वही लेना है, एरिया का कंपोनेंट लेना होता है जो करंट के परपेंडिकुलर हो। करंट डिवाइडेड बाय एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट के परपेंडिकुलर है, ये हमें करंट डेंसिटी देता है। स्मॉल जे से कैपिटल जे से जिससे मर्जी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो। कई बार इसको कई जगह सवालों में कैपिटल जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कई सवालों में स्मॉल जे से भी। मैं तो स्मॉल जे से किया है, आप चाहो कैपिटल जे से कर सकते हो। ये सिर्फ अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड दिखाया है। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई करंट जा रहा है हम इसको इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए लिख सकते हैं, यहां से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, यहां पे हमने सबसे पहले ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म के बारे में चर्चा की थी। इफ यू रिमेंबर, सभी को याद होता है ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी बड़ी बैटरी लगा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप छोटी बैटरी लगाओगे थोड़ा सा करंट, बड़ी बैटरी लगाओगे बड़ा करंट, अरे बड़े बड़े जनरेटर लगा दोगे और ज्यादा करंट, है ना? ऐसे ही होता है ना भाई, छोटे से सर्किट में छोटा सा सेल काम कर जाता है। अब अगर आपको बड़ा खिलौना चलाना है तो बड़े सेल चाहिए या फिर सेल की कॉम्बिनेशन लगाते हो। जितनी ज्यादा वोल्टेज दोगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, करंट बढ़ता रहेगा, ये ओम्स लॉ कहता है। बट इस ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है रेजिस्टेंस को, इसलिए हम यहाँ पे आर को कांस्टेंट कह रहे हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। आईवी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसके जरूर मार्क कर लो अगर आप अच्छे से लेक्चर मेरा देख रहे हो। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले ग्राफ जरूर देख के जाने हैं, चाहे आपको आते भी है, ठीक है ना? चाहे आपको आते हैं, चाहे आपको जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, देख के जाने। क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता, कई बार हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये चीज तो हमने 10th में भी पढ़ी है, क्यों ना हम इसको छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। पर प्लीज, क्योंकि ये मुझे लगता है नीट लेवल पे ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस ओम्स लॉ से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं प्रीवियस ईयर्स में, सो क्यों ना हम इसको ध्यान से रखें। तो ध्यान में रखो, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ में अगर आपको ग्राफ दिया जा रहा है, इसका स्लोप हमें देगा 1 बाय रेजिस्टेंस। अगर वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, तो आई बाई वी स्लोप है, वो 1 बाय रेजिस्टेंस देगा, यानी कि जितना ज्यादा स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस। तो यहां पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये वोल्ट पर एम्पेयर है जिसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमेंशन वगैरह भी मैंने इसकी यहाँ कैलकुलेट कराई थी आपको। आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से भी इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट आई स्क्वायर टी, यहां से आप इसकी डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपका ग्राफ ऐसे दिया जा रहा है तो आप देख सकते हो, मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आपको पता है यहाँ स्लोप उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा थीटा होगा, थीटा ज्यादा स्लोप ज्यादा, टेन थीटा है ना, टेन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ बढ़ती है, तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस देखें तो ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से हैं। दो एंगल दिए जाएं, आप यहाँ से इनका देख सकते हैं, जिसका थीटा ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस कम है। तो थीटा ए ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा ए ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, तो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये ग्राफ उल्टा भी दिया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ उल्टा भी बन के आ सकता है, ये वी आई कर्व भी बन के आ सकता है, जैसे आई वी कर्व है, वाई एक्सिस पे वी और आई एक्स एक्सिस पे आई बन के भी आ सकता है। तो जस्ट चीजें उल्टी हो जाएंगी, अगर यहाँ वी और आई हो जाएगा तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस देगा, है ना? अगर यहाँ पे वी और यहाँ पे आई रख दोगे तो स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा, ये क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मेटल्स जनरली हमारे ओमिक कंडक्टर होते हैं, जहां पे आपका ये एंगल नहीं बदलता, स्ट्रेट लाइन बन रहा है इनके बीच में। ग्राफ कैसा बन रहा है आप देख सकते हो, ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है ये ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है इसका स्लोप नहीं चेंज कर रहा, स्लोप नहीं चेंज कर रहा, यानी कि 1/r जो कि रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि ये मेरे ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरीज में सेमीकंडक्टर, कुछ एलॉयज या फिर हमारे कुछ मटेरियल्स हैं, ज्यादातर वो नॉन ओमिक होते हैं जो नहीं फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो भी हमारी सर्किट्स वगैरह में यूज होते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में नॉन ओमिक है, बहुत कभी ओमिक है। वायर्स वगैरह ओमिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में आ जाती हैं क्योंकि हम उसको कंडक्टिंग रखते हैं, बट इसके अलावा जो भी हमारे सर्किट्स में आईसीज वगैरह होती हैं नॉन ओमिक चीजों से बनी है, यानी कि सेमीकंडक्टर से बनी है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। इसका रेजिस्टेंस डायनेमिक है, जो कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इसका स्लोप चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है।
ओम्स लॉ कहता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। यानी कि सब कुछ, सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं है। और मैंने आपको बताया आजकल तो हम उन्हीं को यूज करते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें। सेमीकंडक्टर्स पे इस पे चर्चा की जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर किन पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, और हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, एक चीज याद रखना, रेजिस्टेंस का ही एक रेसिप्रोकल भी होता है 1/r, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको जरूर नोट कर लेना, रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल होता है, कहीं आपके सामने आ जाए कंडक्टेंस। इसकी जो यूनिट होती है ये कितनी होती है? ओम इनवर्स। ठीक है ना, और इसी को ही साइमन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये यूनिट आप याद रख सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट है, कहीं आपसे पूछ ली जाए। कंडक्टेंस यानी कि 1/रेजिस्टेंस, इसी को हम साइमन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसकी जो एसआई यूनिट है ओम इनवर्स हो जाएगी, ओम से उल्टी हो जाएगी। फैक्टर्स किन पे डिपेंड करता है ये आपको पता है, जितना ज्यादा एरिया वायर का, वायर की बात कर रहे हैं, तो उतना कम रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप वायर को क्या करोगे? छोटा रखोगे, मोटा रखोगे। आप देखते हो जब आपके घर में हैवी अप्लायंसेस यूज होते हैं, उनकी वायर मोटी होती है क्योंकि उनको ज्यादा करंट दिया जाता है। आप वहां रेजिस्टेंस कम चाहते हो, आप चाहते हो वहां हीटिंग इफेक्ट ना आए और आप आराम से उसको यूज कर सको, इसलिए आप देख सकते हो कम रेजिस्टेंस वाली वायर में लेंथ छोटी, एरिया ज्यादा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसका वेरिएशन हम सीखेंगे, ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा मैंने आपको बोला था, अगर आपको ऐसा कोई कंडक्टिंग वायर मिल जाए जिसमें आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो, रेडियस ए से बी की तरफ जा रही है, पहले रेडियस कम थी फिर बढ़ रही है, या पहले ज्यादा हो फिर कम हो रही है, ये वायर नॉन यूनिफॉर्म वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ पे रो एल बाई ए में ए को हम पाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर की जगह, क्योंकि यहाँ पे एरिया, यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट नहीं है, पाई ए इंटू बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू द थर्मल मोशन की बात की जा रही है, वो 0 होती है। ठीक है ना, यहाँ पे एवरेज स्पीड जरूर होती है, अगर हम ध्यान से देखेंगे एवरेज स्पीड 0 नहीं है थर्मल मोशन से। अगर आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं वो 0 नहीं है। एवरेज स्पीड हमने देखा था 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड के आसपास है, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, इस रेंज में होती है। बट अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि सबकी एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन को भी ध्यान में दे रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, थर्मल मोशन से कोई करंट नहीं बनता। हाँ, ड्रिफ्टिंग होती है अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो, अगर आप यहां से कोई सेल या बैटरी कनेक्ट करते हो तो ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है, अगर आपने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, अगर आपने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से ड्रिफ्टिंग होती है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन अपने थर्मल मोशन के साथ साथ ड्रिफ्टिंग करते हैं, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, वो रैंडम डायरेक्शन में नहीं होगी। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, हमने यहां पे कुछ चीजें डिस्कस की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, ये डिस्कस किया था हमने, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था और जस्ट मैग्नीट्यूड भी लिखा था। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, इसको आप ध्यान से देखो। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस एक्स डायरेक्शन में, और अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स डायरेक्शन में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, अपोजिट होगी। यहां जो टाउ होता था वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता था, यानी कि एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। यहाँ पे मोबिलिटी पे हमने डिस्कशन किया था, जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, याद है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां से आप मोबिलिटी निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट डायमेंशन हम डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड और करंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्या रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में? I इज इक्वल्स टू NaEVD, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n था, नंबर डेंसिटी कहते हैं इसको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज जो भी मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया गया, इनटू ड्रिफ्ट स्पीड। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड उतना ज्यादा करंट, जितनी कम ड्रिफ्ट स्पीड उतना कम करंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे हमने ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश की है। यहां पे जैसे V इक्वल्स टू आई आर होता था,
हम इसको J इज इक्वल टू सिग्मा E लिख सकते हैं। और हमने कंपेयर किया था, यहाँ से सिग्मा निकालने की कोशिश की थी। जब हम लोगों ने यहाँ से सिग्मा कैलकुलेट किया था तो एक फॉर्मूला आ गया था हमारा, ये आया था हमारा कंडक्शन, ये हमारा ये इसको रो कह सकते हैं, सॉरी इसको सिग्मा कह सकते हैं, ये मेरा NE स्क्वायर टाउ बाई m आ गया था। ठीक है ना, आप इस साइन को देख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल ही मेरा रेजिस्टिविटी होता है। तो ये NE स्क्वायर टाउ बाई m आ गया, m यहाँ पे मास है, n नंबर डेंसिटी है। तो जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी उतना ज्यादा हमारी कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। ठीक है ना, यहाँ पे आप रो के हिसाब से देख सकते हो, रेसिप्रोकल है, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा। रिलैक्सेशन टाइम का सीधा सीधा फंडा है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकते हैं एक से दूसरी जगह पे, है ना, इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकते हैं एक से दूसरी जगह पे, मोबिलिटी हाई है, तो आप बोलोगे किसी की मोबिलिटी हाई है अगर वो इजीली फ्लो कर रहे हैं, या फिर रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा है। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब है आराम से कोलाइड कर रहे हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी कोलाइड नहीं कर रहे, कोई वो नहीं है, जल्दी जल्दी कोलाइड नहीं कर रहे। अगर वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। आराम से कोलिजन करेंगे, ज्यादा टक्कर आएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर नहीं मार रहे, आराम से कोलाइड कर रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होना रेजिस्टिविटी को कम करता है, अच्छा कंडक्टर बनाता है। यहाँ पे फिर हम मोबिलिटी का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ई टाउ बाई एम। तो यानी कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला NE स्क्वायर टाउ बाई एम, मोबिलिटी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम। ठीक है ना, यहाँ से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी M बाई NE स्क्वायर टाउ। यहाँ पे जो फॉर्मूला चार्ट है इसमें सारे फॉर्मूलास मैंने डिस्कस किए थे, आप ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला देख सकते हो, IANEVD से निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला E टाउ बाई M भी देख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला म्यू इंटू ई भी देख सकते हैं, यहाँ पे म्यू मोबिलिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो भी है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई से भी निकाल सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूलास हमारे कंडक्टिविटी के हैं। देखो जब क्वेश्चन आए तो हम लोगों को ये देखना है गिवन क्या है। भाई क्वेश्चन में अगर मोबिलिटी गिवन है, एन गिवन है, तो ये यूज करो फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में आपको रिलैक्सेशन टाइम वगैरह गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करो। क्वेश्चन में अगर आपको करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो ये वाला यूज करो। क्वेश्चन में अगर आपको रेजिस्टिविटी गिवन है तो ये वाला यूज करो। यानी कि आपके पास फॉर्मूला सारे, आप ये चार्ट बना सकते हो एग्जाम में साइड में, और उसके बाद आप फॉर्मूलाज लिख के कोई जो आपको फॉर्मूला लगे वो आप यूज कर सकते हो। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वेरिएशन, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें टेम्परेचर के साथ हमने डिस्कशन किया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेरी जो कंडक्टिविटी है वो NE स्क्वायर टाउ बाई m है, NE म्यू है। मोबिलिटी से या फिर इन पे देख सकते हैं, बेसिकली कंडक्टिविटी का वेरिएशन हमें देखना पड़ेगा n टाउ और म्यू के साथ, है ना। याद करो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, अभी हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ कंडक्टिविटी का डिस्कशन कर रहे हैं फॉर कंडक्टर्स। किसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम, कंडक्टर्स के लिए कर रहे हैं डिस्कशन। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, टेम्परेचर बढ़ने से एन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता नंबर डेंसिटी पे, बट जो मेरा टाउ है डिक्रीज हो जाता है। कंडक्टर्स पे पहले से ही बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, टेम्परेचर बढ़ाओगे थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बट जो मेरा रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब देखो ना, ऐसी सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा तेज बढ़ेंगे, थर्मल मोशन बहुत बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और थर्मल मोशन करंट के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा ज्यादा थर्मल मोशन होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। यानी कि इससे हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि जितना कम रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम कंडक्टिविटी, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टिविटी हमारी हो जाएगी। और अगर सेमीकंडक्टर्स में देखें तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता था टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाना अच्छा होता था कंडक्टिविटी के लिए। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स है, पार्शियली कंडक्ट करते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट कर रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात की जा रही है, इसमें कोई डोपिंग नहीं की जा रही। प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह की हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके बारे में हम क्लियरली कह सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गई है स्क्रीन, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेरे सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें जो हमारी नंबर डेंसिटी है ये हमारी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे जाके यहाँ पे हमारे पास क्या मिलते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं जो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, बेनिफिशियल है।
ठीक है ना। और रो डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका मतलब रेजिस्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर बहुत एंजॉय करता है हाई टेम्परेचर को, सेमीकंडक्टर के मजे हैं, सेमीकंडक्टर खुश है, टेम्परेचर बढ़ा दो वो कहेगा अब तो मैं अच्छा कंडक्ट करके दिखाऊंगा, और टेम्परेचर घटा दो तो अच्छा नहीं है। और मेटल के साथ उल्टा है, मेटल कहेगा लो टेम्परेचर पे मैं बहुत अच्छा हूं। आप ये बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको अगर आप 0 केल्विन तक ले जाओ ना, सोचो इतने कम टेम्परेचर पे परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, बहुत ही बढ़िया सुपर कंडक्टर कहलाते हैं फिर वो, यानी कि वो बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी और रेसिस्टिविटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी उनकी। ठीक है, यहां पे अगर हम आगे बढ़े, इंसुलेटर्स और एलॉयज में हमने देखा है ज्यादा फर्क इनको पड़ता नहीं है टेम्परेचर वेरिएशन से, बट हाँ ठीक है, ओवरऑल तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर वेरिएशन देखा था, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ रो नॉट या आर नॉट हमारी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्सपेक्ट होता है शायद स्ट्रेट लाइन आएगा, बट यहाँ अल्फा कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये ऐसे आता है। यहाँ पे अल्फा मेरा पॉजिटिव है फॉर कंडक्टर्स, अल्फा मतलब यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं नीट में कि अल्फा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसके लिए पॉजिटिव है, कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इंसुलेटर्स के लिए भी नेगेटिव है बट बहुत छोटी वैल्यू है, एलॉयज के लिए ऑलमोस्ट 0 होता है, एलॉयज को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, टेम्परेचर के साथ उनकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। इसके बाद स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ऑफ वायर हमने देखा था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है हमारे नीट एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड मैंने सवाल भी कराए थे। अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, आप इसका स्ट्रेच करने से क्या कर रहे हो, एरिया कम कर रहे हो, लेंथ को बढ़ा रहे हो, तो आपका अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ेगी तो एरिया n टाइम्स घटेगा, रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था, n स्क्वायर r हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखेंगे परसेंटेज चेंज में हमने देखा था, अगर लेंथ में कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है x का, तो एरिया में इतना ही परसेंटेज चेंज होगा, अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया इतना घट जाएगा, पर रेजिस्टेंस उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, ठीक है ना। अगर ये हमारी लेंथ x टाइम्स हो रही है चेंज, ये इधर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x टाइम्स मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्रेशन पे उल्टा होता था, यहाँ पे लेंथ कम हो रही है, एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। अगर लेंथ मेरी L/N हो रही है, एरिया बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस R/N स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये डिक्रीज करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमने देखे थे, जैसे कि यहाँ रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं, याद रखना सीरीज की पहचान क्या है, सब पर करंट जाएगा सेम, सब पर करंट कैसा जाएगा, सेम जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगी, इसलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर भी कहते थे। करंट सब पर क्या जाता था, सेम, सेम करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और बैटरी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द रेजिस्टर इन सीरीज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती थी, वो बढ़ जाती थी सीरीज में। और यहाँ पे हम लोगों ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखा था, हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी रेजिस्टर्स लगाएंगे ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं, सब सेम है, तो हम लोग क्लियरली R इफेक्टिव को NR लिख सकते हैं, ये भी हमने देखा था। और यहाँ पे जो इफेक्टिव आता था वो मिनिमम से मैक्सिमम से भी ज्यादा आता था। मान लो आपने 3 रजिस्टर लगाए हैं, इसका R इफेक्टिव निकालोगे, यहाँ सबसे ज्यादा 50 है, आंसर 50 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आप इन तीनों को जोड़ने वाले हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, वोल्टेज डिवाइडर। अगर आपको किसी एक से निकालना, आपको पता है तीनों पे करंट सेम जा रहा है, तीनों पे करंट जा रहा है आई, इस पे टोटल करंट आई है तो इस पे भी आई जाएगा, इस पे भी आई जाएगा, और इस पे भी कितना जाएगा, आई, तीनों से करंट कितना जा रहा है, आई। तो आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो उस पे कितनी वोल्टेज आएगी, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या कर सकते हो, आई टाइम्स R1, और आई को आप क्या लिख सकते हो, V, टोटल वोल्टेज बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है। अगर आप इसकी वोल्टेज निकालना चाहते हो V1, तो हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। V2 निकालना चाहते हो तो V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2, ऐसे ही V3 निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन करें, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद विल डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सब पर अलग अलग करंट जा रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस सभी पे सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, ये करंट डिवाइडर सर्किट है, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R इफेक्टिव करके आता है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे स्पेशल केस में मैं देख सकता हूं R इफेक्टिव मेरा R/N हो जाएगा अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाए। मैं अगर 10 रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, मान लो 100 ओम के मैंने 10 रेजिस्टेंस लगा दिए तो आंसर 100/10 आ जाएगा। मैंने 500 ओम के 20 रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में तो 500/20 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। यहां पे जो मेरा रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम से भी मिनिमम, यानी कि 6 और 3 का आंसर 2 आ रहा है, मतलब वो 3 से भी कम। और अगर मैं इतने दो रेजिस्टेंस लगा दूं तो मेरा आंसर 0.1 से भी कम आएगा क्योंकि ये मिनिमम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है वो मिनिमम से भी मिनिमम आता है। यहाँ पे करंट डिवाइडर सर्किट है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ जाएगा I1, I2, I3। अगर आप I1 निकालना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे I का फॉर्मूला कितना यहाँ लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाय R2 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हम दो के लिए बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे अगर हम I1 निकालना चाह रहे हैं तो I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। I2 निकालना चाह रहे हैं तो I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लासरूम में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपको कराए हैं, नोट्स में इससे रिलेटेड दिखाए हैं। दो रेजिस्टेंस यहाँ लगे हैं, I1/I2 को R2/R1 कह सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी लास्ट टाइम मैंने गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चंस में भी करवाया था, याद होगा। इसके बाद मैंने बताया था अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए कि आपको एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है वो सर्कल में कन्वर्ट करके दे दी जाए और आपको बोले यहाँ पे ए और बी के बीच में निकाल दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ये एंगल थीटा दे दे, तो आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको ऊपर वाले को नीचे के साथ पैरेलल में लेना है। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखना है, जो भी ऊपर वाला एंगल है ना 2π माइनस थीटा, नीचे वाला एंगल थीटा, 2π माइनस थीटा इंटू टोटल रेजिस्टेंस बाय 2π स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आपको थीटा दिया जाए या ऊपर वाला एंगल दिया जाए आप इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। इसके बाद किरचॉफ करंट लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था। किरचॉफ करंट लॉ जिसको केसीएल कहते हैं, जो हमें किसी नोड पे या जंक्शन पे बताता है। वो कहता है जितनी चीजें जंक्शन में एंटर करेंगी उतना ही एग्जिट करेंगी, जितना चार्ज यहाँ एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो जितना करंट एक जंक्शन पे या नोड पे एंटर करता है उतना एग्जिट करेगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने क्लासरूम में डिस्कस किए थे। फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे डिस्कशन अगर हम करें, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे होता था। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है क्लोज सर्किट में अगर हम सभी का ले लें और सबको ऐड कर दें देन इट टर्न्स आउट टू बी 0। इसके बाद इसके कुछ नियम, कुछ उसूल्स मैंने बताए थे। अगर आप ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पे सेल है, अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन करेंगे। अगर आप बी से ए आ रहे हैं तो आप हाई से लो जा रहे हैं, पोटेंशियल लूज करेंगे। इस तरीके से हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया था। अगर रेजिस्टेंस आ जाता है और आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल लूज करते हैं क्योंकि करंट हाई से लो जाता है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, आप पोटेंशियल गेन करेंगे। इसके बाद हमने देखा था आइडियल वोल्ट मीटर और एमीटर की पहचान क्या थी। आइडियल वोल्ट मीटर सिंबल के बारे में हम बता दें तो ऐसा नजर आता है, और ये डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, किसी भी अप्लायंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। इसको हम सीरीज में लगाते हैं, किसी भी अप्लायंस के साथ सीरीज में लगाते हैं जिसका करंट हमें मेजर करना है। और ये क्या है वोल्ट मीटर, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है वोल्ट मीटर। ये कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसके साथ आप पैरेलल में लगा दोगे उसका पोटेंशियल बता देगा। अगर मैं एक ही वोल्ट मीटर दोनों के साथ लगा दूं तो दोनों का ज्वाइंट बता देगा। मान लो आपने कहा कि सर अगर ऐसे कोई वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो ये क्या बताएगा, तो ये हमें दोनों का वोल्टेज बताएगा, ये V1 प्लस V2 बता देगा। ये वोल्ट मीटर मुझे क्या बता देगा, V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, ठीक है ना। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन था जो मैंने आपको बताया था। आपने सर्किट में करंट ऐसे माना है तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये वाला पोटेंशियल कैसा होगा, लो। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, शायद गलती से यहाँ उल्टा लिख दिया था। इक्वेशन सही लिखी थी, VAB E माइनस IR होगा, और यहाँ इक्वालिटी गलत हो गई थी, ये इससे ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ये करेक्शन मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, फिर यहाँ भी करवा देता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। EMF हमेशा मेरा क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ से ये कह रहे हैं जो मेरा EMF है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू VAB, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से पहले मिटा देता हूँ फिर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं और फिर इसको दोबारा से बता देते हैं। यहाँ पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। और अब इसके ऊपर ओवरराइट कर देते हैं, यानी कि ये
ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है ना। सो ये हमारे नोट्स में गड़बड़ आ गई थी, इसको हम ध्यान से देख सकते हैं। करंट जीरो तो ईएमएफ वीएबी के इक्वल, वीएबी का मतलब टर्मिनल वोल्टेज होता था, वीएबी मतलब सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी। इसके बाद मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। ये किस पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस? ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना ज्यादा है। अब कई बच्चों को सेल के हिसाब से कंफ्यूजन थी, एनोड पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। बेटे वो अलग अलग सेल्स में होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो हम यहाँ पे एनोड को पॉजिटिव मानते हैं, एनायन को नेगेटिव मानते हैं। एनायन नेगेटिव होते हैं वो एनोड की तरफ आते हैं, और कैटायन हमारे पॉजिटिव होते हैं वो कैथोड की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं। तो हम एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, हम एक रॉड का एरिया ज्यादा यूज करें, रॉड को पास पास रखें, तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस काबू में रहेगा, कम रहेगा। ये हमने सीखा था। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, अगर हम सीरीज में सेल को लगाते थे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे जो इफेक्टिव ईएमएफ आता था, सारे सेल एक जैसे कनेक्टेड हैं, ये सही कनेक्शन है ताकि हम वोल्टेज बढ़ा सके सेल की। तो ये मुझे मिल जाती थी E1 E2 E3 E4 E5 E6, और अगर कोई सेल हमने गलत लगा दिया तो वो नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, ठीक है। अगर आपने सही लगाया तो सब ऐड हो जाएंगे, कोई अगर हमने अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा दिया तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आर इफेक्टिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने सेल्स को कैसे लगाया है, सीरीज में लगाया है। एज्यूम इट इज गिवन आउट ऑफ एम रजिस्टर, रजिस्टर्स की जगह ना यहाँ सेल कर देना बेटा। ये भी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर रजिस्टर्स लिखें या सेल लिखें, तो सेल लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एन रजिस्टर है, अगर हम एम सेल्स लगा रहे हैं, कैसे कैसे लगा रहे हैं हम, दे आर कनेक्टेड इन रॉन्ग मैनर और अपोजिटली, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सेल लगाया, कोई आधा उल्टा लगा दिया तो फिर ऐसे, बस मैंने रजिस्टर लिख दिया था गलती से सेल के, तो इसको देख लेना एक बार। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, इस फॉर्मूले को तो एक बार देख लें। अगर मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं सीरीज में और मैंने कुछ सेल गलत लगा दिए, यानी कि उनको लगाना था, उनका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड होना था पर राइट साइड लगा दिया, तो 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते मैंने देखा यहाँ पे मेरे टोटल अगर n रजिस्टर्स हैं या फिर टोटल मेरे n सेल्स हैं, जिसमें से मेरे m सेल्स कैसे कनेक्टेड हैं बोलो, रॉन्ग मैनर में है, ठीक है ना, जो हमने गलत लगाए हैं। तो मेरा फाइनल इफेक्टिव ईएमएफ आता था Ne माइनस 2Me, या फिर आप इसको इन शॉर्ट N माइनस 2M लिख सकते हो इंटू E। यहाँ पे N है टोटल और M क्या है, जो रॉन्ग कनेक्शन है। टोटल और M क्या है, रॉन्ग कनेक्शन, यहां से ईएमएफ ही आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस आपका आर इफेक्टिव वही आएगा, आर इफेक्टिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो R1 प्लस R2 टिल Rn ही आएगा। ऐसे ही पैरेलल में फिर हम लोगों ने देखा था कैसा कनेक्शन होता था, E1 बाई R1 E2 बाई R2 En बाई Rn। हाँ, अगर कोई बैटरी हमने उल्टी लगा दी तो उसको नेगेटिव साइन के साथ हम लगा देंगे, ठीक है। दो सेल के लिए मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2, आर इफेक्टिव वही रहेगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे सेल आइडेंटिकल हैं तो ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा सेम रहेगा, सिर्फ आर इफेक्टिव मेरा आर बाई एन हो जाएगा, ठीक है। यहां मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। 3D सर्किट्स में मैंने बताया था, 3D सर्किट क्यूब्स में आपको याद रखना है, अगर फेस से हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो 7R/2 है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, एच भी कह सकते हो, ठीक है ना, फेस से नहीं बेसिकली एज कह दो, हम अपोजिट एज की बात कर रहे हैं। एच से 7R/12, 7R/12 एच से आएगा, फेस से आ रहा था 9R/12 और बॉडी से आ रहा था 10R/12। तो मैंने यहां से बताया था, आप इसको EFB करके भी बता सकते हो, और फिर यहां से आप याद रख सकते हो सभी के बेस में 12 12 12 आर आर आर, आप ऐसे लिख दो, है ना, ये तो मूवी बन गई भाई RRR। और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे ऊपर कितना आ जाता था, यहाँ से यहाँ पे कितना आता था, अगर आप ध्यान से देखोगे 7 9 और 12, सॉरी 7 9 और 10, ठीक है, 7 9 और 10, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट होता था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने देखा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका रेशियो अगर इससे और इसका रेशियो इससे बराबर हो जाए तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता था, इसमें कोई करंट R5 से नहीं जाता था। ऐसे में फिर हमें पता है ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर हम इसका पैरेलल निकाल लेते थे। मीटर ब्रिज क्या होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करता था। यहाँ पे बस हम एक वायर लगाते थे, है ना, और यहाँ पे हम एक वायर के साथ गैल्वेनोमीटर फिर एक जॉकी को लगाते थे, जॉकी को आगे पीछे रन करते थे जब तक जीरो डिफ्लेक्शन ना आए। मैंने ये भी बताया था इस जॉकी के साथ हाई रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए, ताकि जब तक जीरो डिफ्लेक्शन ना मिले गैल्वेनोमीटर बचा रहे, वो खराब ना हो जाए। गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट बर्दाश्त नहीं करता है, वो छोटे करंट IG उसका छोटा सा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो लेंथ का रेशियो है वही रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाता था इस वायर पे, मीटर ब्रिज की वायर। इसकी लेंथ जरूरी नहीं है 1 मीटर हो, क्वेश्चन में ना दी जाए आप 1 मीटर ले लो, 100 सेंटीमीटर ले लो, क्वेश्चन में दी जाए तो उसी लेंथ को लेना है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, इसकी बैलेंस कंडीशन क्या आती थी, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, यही आ जाता था, है ना। यानी कि इसका रेजिस्टेंस इससे डिवाइडेड बाय यहाँ की लेंथ डिवाइडेड बाय ये R3 R4, मतलब इनके रेजिस्टेंसेस है, उसकी लेंथ मेरी इसकी मान लेते हैं L है और उसकी 100 माइनस एल या फिर कैपिटल L माइनस एल लिख सकते हैं। यहाँ पे एमीटर की अगर हम बात करें, गैल्वेनोमीटर से एमीटर का कन्वर्जन दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, तो हमने देखा था हमें क्या करना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस शंट कर देना चाहिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, एमीटर में। और फिर हम लोगों ने देखा था इससे शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, लास्ट टाइम हमने बहुत क्वेश्चंस भी किए हैं। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता था IG इंटू जी, आई माइनस आई जी। जी है क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, वो करंट जिसपे हमें गैल्वेनोमीटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं। आई मेरा टोटल करंट है। इसके बाद वोल्टमीटर में कन्वर्जन करने के लिए हमने देखा था एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा देना चाहिए, और फिर उसके बाद इसको क्या करना चाहिए, अप्लायंस के साथ पैरेलल में। अब जो टोटल हमारा मैक्सिमम वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं वो इन दोनों पे मिला के आएगी, यानी कि जो टोटल वोल्टेज अब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज होगी वोल्टेज की, वो किसके इक्वल होगी, वोल्टेज ऑन गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस, यानी कि V0, यानी ये मेरी मैक्सिमम वोल्टेज हो गई जो मैं इससे मेजर करना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन में देता है कि इस रेंज का वोल्टमीटर बनाओ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू देता है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, IG इंटू जी प्लस IGR, यानी कि IG G प्लस R, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो R की वैल्यू। इसके बाद अदर फॉर्मुलाज, यहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ही, अगर रेजिस्टर सीरीज में हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें I2RT, क्योंकि यहाँ पे हर जगह करंट सेम है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसको हीट सबसे ज्यादा मिलेगी सीरीज में। पैरेलल कनेक्शन में हम H इज इक्वल टू V2/RT यूज करेंगे, यहाँ H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R लिख सकते हैं क्योंकि V सेम रहेगा, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं। यहाँ जो रेजिस्टेंस सबसे कम है उसको हीट सबसे ज्यादा मिलेगी, जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसको हीट कम से कम मिलेगी। और अगर आप देखो तीसरा फॉर्मूला VIT भी होता है, अगर हमें V और I दोनों दिए जाएं तो वो यूज करें। पावर की बात करें तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, इसके फॉर्मूले में बस यहाँ T गायब हो गया, बाकी सारा फॉर्मूला वैसे ही है। यहाँ पे हमने कमर्शियल यूनिट देखी थी, कमर्शियल यूनिट कैसे बनती है, अगर आप पावर को टाइम में मल्टीप्लाई करो तो कमर्शियल यूनिट बन जाती है यहाँ पे एनर्जी की, और ये हमने देखा था एक कमर्शियल यूनिट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। यहाँ टाइम आवर्स में ले सकते हैं और पावर को किलोवाट में, पावर को किलोवाट में लो, टाइम को आवर में लो, तो आप किलोवाट आवर लिख सकते हो। कैसे कमर्शियल यूनिट से ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा यूनिट में कुछ दिया है तो आप इससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था। अगर हमें कुछ रेटेड पावर वाले क्वेश्चन, ये हमारा कैटेगरी थी रेटेड पावर वाली, रेटेड पावर से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, हमें क्वेश्चन में रेटेड पावर दी जाए, जैसे कि यहाँ हमें बल्ब की दी है, अगर हम इनको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, तो टोटल पावर होगी P1 प्लस P2 प्लस P3 जो रेटेड पावर है। हाँ, ये तीनों ही हमें 220 वोल्ट पे दिए थे और मैंने यहाँ सप्लाई भी 220 वोल्ट की दी है, ये याद रखना। और ऐसे ही अगर ये हमें कैसे दे दी जाए सीरीज में, तो यहाँ पावर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, ये रेटेड पावर्स थी, तो टोटल पावर ये आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा अभी, ठीक है ना, सॉल्व करके। इसके बाद मैक्सिमम पावर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, जो हमें क्या कहता है कि जब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर कर ले, जब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर कर ले, इस केस में जो मेरी पावर होती है वो मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है। ठीक है, सो अब आप लोगों को इतना ही रखना है इस सेशन में, इतना ही, यानी कि मैंने सारे फॉर्मूलास आपको एक बार रिकैप दे दिए हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने सारे सेशंस किए, आपके पास टाइम बचा है, दोबारा से सारे क्वेश्चंस लगा दो जो भी क्लास में आपने करे हैं, प्लस डीपीपी में, डीपीपी और क्लास के क्वेश्चंस लगा दो, मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी ज्यादा। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है जो हमने क्लासरूम में और ऐसे डिस्कस किए हैं, इससे बाहर ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चन निकाल के कर सकते हो, टाइम को इंप्रूव करने के लिए बस, बट इसके अलावा कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं आते, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सो यहां तक ये सफिशिएंट है। काफी स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हो, इतनी मेरे रिविजन्स में काफी स्लाइड हो गई, इसका मतलब हमने काफी कुछ पढ़ लिया अपने लेक्चर्स में। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर जाओ। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम मैग्नेट की दुनिया में जाने वाले हैं।
अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, सी यू सून, बाय बाय।